कहानी उस शख्स की है जिसके ससुर पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वो शख्स जिसकी पत्नी इंदिरा गांधी, जिन्होंने न सिर्फ देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचा बल्कि अपने दौर की या भारत के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक। इस शख्स के बड़े बेटे राजीव गांधी ने भारत की बागडोर संभाली तो छोटे बेटे संजय गांधी ने आपातकाल और नसबंदी जैसे कठोर कदमों से देश को अपने दौर में हिलाया, राज किया। इनकी बड़ी बहू सोनिया गांधी कांग्रेस को दशकों तक नेतृत्व देती रही। छोटी बहू मेनका गांधी केंद्र में प्रभावशाली मंत्री रही। पोता राहुल विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है। पोती प्रियंका सांसद है। संजय का बेटा वरुण गांधी भी संसद तक पहुंचा। कुल मिलाकर कहें तो यह उस परिवार की कहानी है जिसने भारत की सियासत को न सिर्फ आकार दिया बल्कि दशकों तक अपने इशारों पर नचाया। लेकिन इन गांधी से इतर यह कहानी उस गांधी की है जिसे उसके अपनों ने ही भुला। यह कहानी है फिरोज गांधी की, या कहें फिरोज फॉरगॉटन गांधी। बड़ी अजीब विडंबना है कि फिरोज गांधी का जिक्र कोई नहीं करता। ना भाजपा करती है, ना कांग्रेस करती है। फिरोज गांधी जो सिर्फ गांधी नहीं थे, उससे कहीं आगे बहुत कुछ थे। उनके ऊपर एकमात्र किताब जो लिखी गई वो भी किसी भारतीय लेखक ने नहीं बल्कि स्वीडिश लेखक बर्टिल फ्रॉग ने लिखी। यह किताब फिरोज की उस उपेक्षा की गवाही देती है जो न केवल देश ने बल्कि उनके अपने परिवार ने भी की। और फिरोज गांधी, इससे पहले कि मैं कहानी की शुरुआत करूं, दर्शकों को बता दूं कि फिरोज सिर्फ इंदिरा के पति या नेहरू के दामाद नहीं थे। फिरोज की पहचान इससे आगे भी थी। एक स्वतंत्रता सेनानी, संविधान सभा के सदस्य, एक पत्रकार जिन्होंने प्रेस की आजादी की वकालत की, और सबसे बढ़कर एक सच्चे लोकतंत्रवादी जिन्होंने सिद्धांतों के लिए जिया और मरा। फिरोज का जीवन एक बगावती नायक की रोमांचक दास्तां है। फिरोज 20 साल की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में कूदे, 21 तक 3 बार जेल गए। 1959 में फिरोज ने सबसे पहले इंदिरा गांधी को तानाशाह कहकर नेहरू के सामने सवाल खड़ा किया। वो पहले नेता थे जिन्होंने संसद में जवाहरलाल नेहरू को घेरा और उनके वित्त मंत्री से इस्तीफा लिया। LIC घोटाले को उजागर कर बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण की नींव रखी। आज जिस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को आप देख रहे हैं, उसकी स्थापना तक फिरोज गांधी की उपलब्धियां जो है वो अनगिनत है। और यह सब बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ गांधी नहीं थे, गांधी से आगे थे। लेकिन आज फिरोज गांधी को कोई जानता नहीं है, उन्हें कोई याद नहीं करता। उनका जिक्र भी होता है तो फिरोज खान को लेकर, जो सच नहीं है। आज उनकी जन्मतिथि, पुण्यतिथि पर कोई शोर नहीं होता, ट्विटर पर ट्रेंड नहीं होता, इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर नहीं होते। इलाहाबाद के पारसी कब्रिस्तान में उनकी समाधि उपेक्षित पड़ी है। परिवार ने भी भुला दिया। राहुल ने शायद 2 बार, सोनिया प्रियंका एक बार भी खबरों पर गए। जिस देश में इंदिरा नेहरू के नाम पर 450+ योजनाएं हैं, वहां फिरोज का नाम चंद स्कूलों तक सिमट गया। यह कहानी उस भारत की है जो अपने साहसी नायकों को भूल जाता है। यह कहानी सबसे दिलेर, सबसे दिलचस्प लेकिन सबसे बदनसीब गांधी, फिरोज गांधी की है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और हिस्ट्री बुक की कहानी में आपका स्वागत है। फिरोज गांधी को लेकर सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये कि फिरोज पारसी थे या मुसलमान, क्योंकि भारत में बहुत लोग उन्हें मुसलमान मानते हैं। 1912 की एक गर्म सितंबर की सुबह बॉम्बे के एक साधारण पारसी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया फिरोज जहांगीर गांधी। गांधी खा। उनके पिता जहांगीर फरदूस गांधी एक मरीन इंजीनियर थे। मां रतिमाई गांधी एक गृहिणी। पिता की मृत्यु के बाद फिरोज अपनी मां के साथ प्रयागराज पहुंचे, जो उस दौर में इलाहाबाद था। लेकिन यहीं से उनके जीवन में वो सवाल उठ गया कि वो मुसलमान थे या पारसी। ये भ्रांति आज भी सोशल मीडिया पर भटकती है। अक्सर कहते सुना आता है कि फिरोज मुसलमान थे जिन्हें इंदिरा की शादी के बाद महात्मा गांधी ने सरनेम दिया था ताकि राजनीतिक तौर पर नेहरू और इंदिरा को समस्याएं ना हो। स्वीडन के लेखक बर्टिल फ्रॉग अपनी किताब फिरोज गांधी द फॉरगॉटन गांधी में लिखते हैं कि फिरोज का सरनेम गांधी अखबारों की गलती से गांधी हो गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि फिरोज ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर यह नाम आजादी की लड़ाई में अपनाया। जो भी है, गांधी सरनेम साय की तरह चिपका। लेकिन एक बात जो ऐतिहासिक है, स्पष्ट है कि वो मुसलमान नहीं थे, वो पारसी थे। और इस बात पर मुहर ऐसे भी लगती है कि प्रयागराज के पास कब्रिस्तान में उनकी कब्र है। यह कब्र प्रयागराज के ममफूडगंज इलाके में है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। 1920 के दशक के अंत तक फिरोज एक जोशीले युवा कार्यकर्ता बन चुके थे। इलाहाबाद की सड़कों पर भारत छोड़ो और इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। फिरोज इस लहर में कूद पड़े। कांग्रेस का स्थानीय शाखा से जुड़े और पर्चे बांटने, सभाएं आयोजित करने जैसे तमाम काम करने लगे। उनकी वाकपटुता और दोस्ताना स्वभाव ने उन्हें जल्द ही युवा नेताओं में मशहूर कर दिया। 21 साल की उम्र तक फिरोज 3 बार जेल गए थे। बर्टिल फ्रॉग लिखते हैं कि फिरोज की हंसमुख प्रकृति लोगों को आकर्षित करती थी। वो हर उम्र के लोगों से जुड़ते थे। 1930 के दशक में वो पढ़ाई की लंदन गए। वहीं पर इंदिरा से मुलाकात हुई। लंदन की सर्द शामों में दोनों भारत के भविष्य और स्वतंत्रता संग्राम की बातें करते। दोस्ती प्यार में बदली, लेकिन रिश्ता आसान नहीं था क्योंकि नेहरू खिलाफ थे। और वजह, फिरोज एक साधारण पारसी युवक थे। हालांकि फिरोज ने भी हार नहीं मानी, भारत लौटे।
स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। उनकी लगन ने नेहरू का दिल जीता। 1942 में इलाहाबाद के आनंद भवन में फिरोज और इंदिरा की शादी हुई। दो दुनिया, पारसी और हिंदू, और इन दोनों का संगम था। फिरोज और इंदिरा की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। लंदन में उनकी दोस्ती भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्यार में बदली। इंदिरा नेहरू की इकलौती बेटी थी, दृढ़ आत्मविश्वास से भरी। फिरोज की बगावती और हंसमुख शख्सियत ने उन्हें आकर्षित किया, मगर नेहरू इस रिश्ते से खुश नहीं थे। फिरोज को एक साधारण पारसी लड़के के रूप में वो देखते थे। नेहरू ने शादी पर बयान जारी किया, शादी एक निजी पारिवारिक मामला है। मेरा मानना है कि माता पिता को सलाह देनी चाहिए, लेकिन अंतिम फैसला दोनों का होना चाहिए। इंदिरा और फिरोज की शादी को मैंने सहज स्वीकार किया, अपना आशीर्वाद दिया। 1942 में आनंद भवन में हिंदू वैदिक रीति रिवाजों में उनकी शादी हुई। फिरोज खादी की शेरवानी में थे, इंदिरा के बगल नेहरू बैठे थे। शादी के बाद दोनों कश्मीर गए। इंदिरा ने अपने पिता को तार भेजा, काश हम आपको यहाँ की ठंडी हवाएं भेज पाते। नेहरू ने जवाब दिया, धन्यवाद, लेकिन तुम्हारे पास आम नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के बाद उनका वैवाहिक जीवन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इंदिरा गांधी नेहरू की राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त हो गई। फिरोज रायबरेली में अपने संसदीय काम में डूबे रहे। फिरोज नेहरू परिवार की छाया में रहना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी अपनी पहचान हो, ना कि सिर्फ नेहरू के दामाद और इंदिरा के पति के रूप में। और इंदिरा फिरोज की इस स्वतंत्रता को पूरी तरह समझ नहीं पाई और समय के साथ दोनों के बीच में विचारों का अंतर बढ़ा। फिरोज अपने बच्चे राजीव और संजय से बहुत प्यार करते थे, उनके साथ समय बिताने की कोशिश करते, लेकिन उनकी व्यस्तता और इंदिरा के साथ बढ़ती दूरी ने पारिवारिक जीवन को प्रभावित किया। बर्टिल फ्रॉग लिखते हैं कि फिरोज अक्सर बच्चों को कहानियां सुनाते, हंसाते, लेकिन उनके मन में खालीपन था जो उनके और इंदिरा के रिश्ते की ठंडक से आता था। 1952 में फिरोज ने रायबरेली से लोकसभा चुनाव जीता, संसद में कदम रखा। उनकी निडरता और सत्ता सोच ने सबको चौंका दिया। बर्टिल फ्रॉग उनकी 3 उपलब्धियों का जिक्र करते हैं, मुंद्रा केस, जीवन बीमा और प्रेस की स्वतंत्रता। मुंद्रा केस 1957 में मुंद्रा शिपिंग स्कैंडल ने भारतीय राजनीति में तूफान लाया था। फिरोज ने इस घोटाले को उजागर किया, जिसमें बड़े उद्योगपतियों, सरकारी अधिकारियों की सांठगांठ थी। संसद में उनके तीखे सवालों ने नेहरू की सरकार को जवाब देने पर मजबूर किया। रात भर दस्तावेज खंगालने और गवाहों से मिलने के बाद फिरोज ने ऐसी बहस शुरू की जिसने तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णचारी को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। संसद में मुद्रा केस की बहस के दौरान एक सांसद ने फिरोज को टोकते हुए कहा, आप नेहरू के दामाद हैं, फिर भी सरकार पर हमला कर। फिरोज ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले मैं भारत का बेटा, फिर किसी का। दूसरी कहानी जीवन बीमा निगम को लेकर थी। फिरोज ने जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण की वकालत शुरू की। उन्होंने संसद में कहा, निजी बीमा कंपनियां गरीबों का शोषण कर रही हैं, राष्ट्रीयकरण से हर भारतीय को सस्ता और सुरक्षित बीमा मिलेगा। उनकी मेहनत 1956 में रंग लाई और तब जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना हुई, जो आज भी भारत की अर्थव्यवस्था का मजबूत हिस्सा है। फिरोज प्रेस की स्वतंत्रता के भी बड़े हिमायती थे। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता विधेयक पेश किया ताकि पत्रकार सरकारी दबाव से मुक्त रहे। हालांकि विधेयक पास नहीं हुआ, लेकिन उसने उनकी दूरदर्शिता को दिखाया। आज का प्रेस क्लब ऑफ इंडिया उनके द्वारा स्थापित फिरोज गांधी ट्रस्ट की देन है। लेकिन फिरोज का इंदिरा और नेहरू के साथ वक्त बढ़ने के साथ रिश्ता जटिल हो गया। फिरोज का जवाहरलाल नेहरू के साथ रिश्ता सम्मान का था, लेकिन तनाव का मिश्रण भी था। नेहरू भी उनकी तारीफ करते, लेकिन फिरोज की आलोचनाएं उन्हें परेशान करती। मुंद्रा केस ने उनके रिश्ते को तनावपूर्ण बनाया था। फिरोज के करीबी ने फ्रॉक को बताया कि उनकी और नेहरू की बातचीत अक्सर तीखी बहस में बदलती। फिरोज नेहरू को सम्मान देते थे, लेकिन नीतियों से सहमत नहीं थे। और एक बार का किस्सा बड़ा मशहूर है कि नेहरू के साथ एक बहस में फिरोज ने कहा कि पंडित जी, अगर हम गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो आजादी का मतलब क्या। नेहरू खामोश रहे। बाद में सहयोगियों से कहा कि फिरोज में वही आग है जो मुझे अपने युवा दिनों में दिखती थी। ये फिरोज की बेबाकी और नेहरू के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। लेकिन फिरोज की जिंदगी में कई महिलाओं का भी जिक्र था। फिरोज और इंदिरा गांधी की शादी एक प्रेम कहानी थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद रिश्ते में दरार आई। इंदिरा गांधी की राजनीतिक गतिविधियों में बिजी होना फिरोज को अकेला कर गया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में कई सारी महिलाओं का जिक्र हुआ, जिसमें लखनऊ के नवाब के यहाँ की अफेयर की अफवाहें बड़ी प्रसिद्ध रही। फिरोज के निजी जीवन का एक विवादास्पद पहलू लखनऊ के नवाब के यहाँ उनकी कथित अफेयर की अफवाहें भी थी। बर्टिल फ्रॉक कहते हैं कि 1950 के दशक में फिरोज के लखनऊ में एक नवाब की बेटी की नजदीकियों की बातें हुई। ये अफवाहें तब शुरू हुई जब फिरोज लखनऊ में संसदीय और सामाजिक कामों के सिलसिले में अक्सर जाते। नवाब का परिवार लखनऊ की सामाजिक सभा में मशहूर था। फिरोज की मौजूदगी ने वहां लोगों की जिज्ञासा बढ़ाई। हालांकि फ्रॉग इस बात पर जोर देते हैं कि इन अफवाहों का कोई ठोस सबूत नहीं था। फिरोज की दोस्ताना खुली प्रकृति ने इन बातों को हवा दी। वो आकर्षक थे, लोगों को इंप्रेस कर लेते थे। फिरोज को इन अफवाहों ने परेशान भी किया, लेकिन सार्वजनिक तौर पर कभी इसका जवाब नहीं। लेकिन इसने उनके इंदिरा से रिश्तों को जरूर खराब किया। लखनऊ की अफवाहों के अलावा दिल्ली में भी फिरोज के कथित अफेयर की बातें जोर पकड़ी। सबसे ज्यादा चर्चा तारकेश्वरी सिन्हा के साथ नजदीकियों को लेकर थी। तारकेश्वरी एक जवान बुद्धिमान कांग्रेस की सांसद, अपनी सुंदरता और तेज तर्रार अंदाज के लिए मशहूर थी। बर्टिल फ्रॉक लिखते हैं कि फिरोज और तारकेश्वरी की दोस्ती संसद में मशहूर हुई, जहां दोनों एक साथ काम करते, हंसी मजाक करते। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इससे तूफान मचाया। कई लोगों का मानना था ये दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन फ्रॉक कहते हैं कि इस बात के कभी भी पक्के सबूत नहीं मिले। फिरोज की खुली और दोस्ताना शख्सियत अक्सर ऐसी अफवाहों को उड़ाती थी। हालांकि इन अफवाहों ने इंदिरा को दुख दिया, जो पहले से ही अपने पिता की राजनीतिक जिम्मेदारियों में उलझी थी। फिरोज ने इन बातों को नजरअंदाज किया और यही बात उनके और इंदिरा के रिश्ते में दरार बन गई। फिरोज की मृत्यु साल 1960 में 48 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुई। उनकी अंत्येष्टि हिंदू और पारसी रीति रिवाजों से हुई।
उनका पार्थिव शरीर 3 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा संगम में, दूसरा पारसी कब्रिस्तान में और तीसरा हरिद्वार में विसर्जित किया गया। मगर फिरोज की असली त्रासदी उनकी मृत्यु नहीं बल्कि उसके बाद की अपेक्षा थी। इलाहाबाद के बमफोर्डगंज में आनंद भवन की चमक से कुछ मील दूरी पर उनकी समाधि खामोश पड़ी है। न फूलों की माला है, न कोई आंसू, बस एक भूला हुआ नायक और उसकी अनसुनी कहानी। रिकॉर्ड बताते हैं कि राहुल गांधी अपनी दादी और पिता की समाधि पर अक्सर जाते हैं, मगर फिरोज की कब्र पर वो आखिरी बार 2011 में गए थे। सोनिया 2001 में और प्रियंका 2009 में एक बार श्रद्धांजलि देने गई। रायबरेली, जिसे फिरोज ने कांग्रेस से गढ़ बनाया, उनकी विरासत को संजोए हुए है। फिरोज गांधी मेमोरियल कॉलेज, फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज उनकी यादें दिलाते हैं, लेकिन विडंबना है कि जहां इंदिरा, नेहरू, राजीव के नाम पर सैकड़ों योजनाएं हैं, फिरोज का नाम कुछ चंद इमारतों तक सिमट गया। फिरोज और इंदिरा को लेकर सागरिका घोष की किताब इंदिरा मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के अनुसार संजय गांधी अपनी मां को फिरोज की उपेक्षा के लिए दोषी मानते थे। संजय का मानना था कि इंदिरा की उपेक्षा ने फिरोज की सेहत बिगाड़ी, जिससे 1960 में उनकी मौत हुई। फिरोज अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे, उनके साथ कहानियां सुनाते हंसाते, मगर इंदिरा के साथ बढ़ती दूरी ने उनके पारिवारिक जीवन को प्रभावित किया। संजय गांधी को लेकर ही इस किताब में जिक्र है कि संजय अपने पिता के बड़े करीबी थे। किताब में कोमी कपूर किताब द इमरजेंसी के हवाले से बताया गया कि संजय का मानना था कि उनकी मां ने फिरोज की उपेक्षा की, जिसके चलते उनकी सेहत खराब हुई। 1960 में उनकी मौत हुई। संजय इस बात को लेकर इंदिरा को अक्सर दोषी ठहराते कि उनके पिता के साथ सही नहीं किया गया, जिसकी वजह से बाद में उनकी मौत हुई, और यहीं से शायद संजय गांधी को ज्यादा छूट मिली। जानकारों का मानना है कि संजय की भावना उनकी मां ने उनके पिता के साथ न्याय किया। इसने इंदिरा को संजय के प्रति भावनात्मक तौर पर कमजोर बनाया। किताब में इसे धृतराष्ट्र सिंड्रोम कहा गया, जहां इंदिरा अपने बेटे के प्रति अंधे प्रेम में उसकी गलतियों को नजरअंदाज करती थी। विवाद इमरजेंसी के दौरान संजय की बेलगाम शक्ति में देखा, जब इंदिरा की कमजोरी का फायदा उठाया। हालांकि एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि गांधी परिवार क्यों भूल गया फिरोज को। फिरोज गांधी का नाम नेहरू गांधी परिवार की चमक में कहां खो गया? ऐसी कई वजह है। एक, फिरोज नेहरू की छाया में रहना नहीं चाहते थे। उनकी निडरता, सरकार की आलोचनाओं ने उन्हें कांग्रेसी नेताओं का विरोधी बनाया। दूसरा, इंदिरा ने अपने पिता जवाहरलाल की विरासत को बढ़ाया, जिससे फिरोज की उपलब्धियां छूट गई। तीसरा, 1960 में 48 साल की उम्र में फिरोज गांधी की मृत्यु ने उनकी कहानी को अधूरा छोड़ा। चौथा, राजीव और संजय की असमय मौत ने फिरोज की विरासत को आगे नहीं बढ़ाया। नई पीढ़ी में कोई प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा नहीं। राहुल, प्रियंका और सोनिया के सामने पहले से चुनौतियां थीं, जिससे उनका नाम गुमनाम हो गया, और इसीलिए शायद फिरोज जो हैं वो आज भारत के सबसे बदनसीब गांधी में से हैं। फिरोज गांधी को भारत में इतिहासकारों, लेखकों के द्वारा भले ही कम तवज्जो मिली, लेकिन फिरोज की कहानी सिखाती है कि सच्चाई और साहस पुराने नहीं होते। आज जब भारत भ्रष्टाचार, प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब फिरोज की आवाज रास्ता दिखाती है। उनकी निडरता हमें प्रेरित करती है कि सत्ता के सामने सच बोलने की हिम्मत रखो। उनकी विरासत याद दिलाती है कि नायकों को भूलना नहीं बल्कि आग को जिंदा रखना है। फिरोज गांधी का नाम भले ही इतिहास के पन्नों में धुंधला हो, मगर उनकी कहानी हमारे दिलों में चमकती है। एक ऐसे सितारे की गाथा है जो अपने समय में चमका और सिखा गया कि सच की राह पर चलने वाले कभी हारते नहीं। ये कहानी सबसे बदनसीब गांधी। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपसे शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। जैसे ही कोई नई मालूमात आए तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके और आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकें। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।